नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बेहद रहस्यमयी और सिहरन भर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या आपने कभी कंबोडिया की किसी हॉरर फिल्म की कहानी सुनी है? नहीं सुनी? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सुमाला की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी कहानी के भीतर की एक और कहानी है। अब ज़रा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ 7 खौफनाक हत्याएं हुई थीं, एक अनाथालय जो अब बंद पड़ा है। उसके बंद होने की एक वजह है और सालों बाद एक युवती डॉक्टर जो खुद एक रिसर्चर भी है उस जगह को खरीदकर वहां आती है। वो मैं हूँ। जब मैं वहां पहुंची तो बहुत कुछ समझ में आने लगा। मैं उस वक्त वहां थी जब बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जगह जहां एक शिक्षक 7 बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन उस जगह की दीवारें क्रूरता की कहानियां सुनाती हैं। स्थानीय लोगों ने उस शिक्षक को मार डाला और किसी और को उसकी जगह बैठा दिया और उस नए शिक्षक को जला दिया गया। इन घटनाओं की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी, लेकिन मैं समझ चुकी थी हर परछाई के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है। तो क्या छुपाया गया था? क्या जो हुआ था वो सच में एक हत्या थी? क्या वो जगह अब एक भुतहा हवेली बन चुकी है? मैं उस डॉक्टर के रूप में जब उस इमारत में कदम रखती हूँ तो जैसे एक एक परत खुलने लगती है। हम जितना उस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही गहराई में डूबते जाते हैं। अब आप जो सुनने जा रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहां हुआ था। तो आइए चलिए इस कहानी के अंदर उतरते हैं। साल था 1983। एक अनाथालय जो तब अस्तित्व में था। ये सब फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया गया है। उस अनाथालय के भीतर एक अंधा शिक्षक पियानो बजा रहा था। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक आवाज़ जैसे कोई पुकार रहा हो। वो संगीत कुछ कह रहा था। शिक्षक धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। रेडियो पर कोई गीत बज रहा था। धीरे धीरे वो गायन बंद होता गया। शिक्षक ने रेडियो उठाया और बंद कर दिया। उन्हें लगा शायद कोई और भी है वहाँ। उन्होंने किसी का नाम पुकारा, क्या ये आप हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और तभी बच्चे धीरे धीरे उस शिक्षक की ओर बढ़ने लगे। वो हिस्सा अब भी वहीं पड़ा है, उसी कमरे में जहां एक बार सब कुछ थम सा गया था। जब मैं वहां पहुंची, खिड़की खुली थी। शिक्षक मुझे देख रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हो। मैंने सोचा मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, लेकिन तभी लॉकडाउन के दौरान मेरे पैर पर कुछ महसूस हुआ। शिक्षक धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाते हैं जैसे रोकना चाहते हो। जब मैंने नीचे देखा, वो चाकू था, छोटा सा मगर खौफनाक। कमरे में एक अजीब सी नम सीली सी गंध थी। पहले तो लगा कि ये सिर्फ पुरानी दीवारों की गंध है, पर नहीं, वो खून था। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। शिक्षक बच्चों को पुकारते हैं मगर कोई जवाब नहीं देता। मैंने अपनी आंखें खोली। कमरे में 7 बच्चे थे मगर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। हर बच्चे के हाथ में चाकू था। और तभी उस मासूम से दिखने वाले बच्चे ने शिक्षक को चाकू घोंप दिया। क्या बचा था उसके बाद? वो बेचारा शिक्षक जो बस वहीं खड़ा था। उसने समझे बगैर चाकू को थाम लिया और वहीं उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। वहां काम करने वाली एक और महिला भाग गई, लेकिन जब सब पहुंचे, जो देखा वो भुलाया नहीं जा सकता। 7 बच्चों की इस तरह मौत, क्या किसी ने सोचा भी था ऐसा? स्थानीय लोगों ने कहा संगीत शिक्षक ही दोषी है। मैं चीख चीख कर कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, पर किसी ने नहीं सुना। क्या कोई स्थानीय इंसान उस मासूमियत को समझ पाया? उन्होंने मुझे बालों से घसीटा, कुएं के पास ले गए और कहा यह पाप है। फिर फांसी। एक औरत के लिए ऐसी सज़ा। मैं रो रही थी, यह मैंने नहीं किया, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। शिक्षक अब भी मुझे देख रहे थे और अंत में उन्होंने उस महिला को दंडित किया। वो शिक्षक जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने हरे रंग की टी शर्ट पहनी थी। वो चीख रहे थे जलते हुए और अंत में उनका शव जल गया, रस्सी जल गई और वो कुएं में गिर पड़े। वर्ष बीतते गए। एक दिन ये सब कुछ एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बन गया। एक टीम आई जिसने इस कहानी की सच्चाई खोजनी शुरू की। मैं उस दिन फिर वहां पहुंची। रात का वक्त था। जो हुआ था मैं जानती थी, लेकिन किसी को बता नहीं सकी। अब स्थानीय लोग शांत हैं।
वो मानते हैं कि वहाँ कुछ तो है, एक अनाथालय जो अब हमेशा के लिए बंद है, एक ऐसी जगह जहाँ अब कोई नहीं जाता। ऐसी कहानियाँ बस कहानियाँ नहीं होती, एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री, किताबें, और अब ये कहानी। पर इसे कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा नायक की भूमिका? अगर ये सब एक महिला के हाथ में है तो कहानी भी उसी की होगी। ये कहानी एक अनाथालय की है। मैं इसका हिस्सा बन चुकी हूँ। अब मैं सब कुछ संभालने जा रही हूँ क्योंकि वहाँ सब पहले से ही तय था। इसीलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। जाने से पहले मैंने वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ ली थी। ये सब अब मेरे साथ ही हो रहा है। मैं खुद इस कहानी का हिस्सा बन चुकी हूँ। अंकल, आप अभी कहाँ हैं? मैंने पूछा। यहाँ क्यों बैठे हैं आप? चलिए, हमें निकलना है। कहने को बहुत कुछ है और करने को भी, लेकिन अभी थोड़ी व्यवस्थाएं करनी है। उन्होंने सारे दस्तावेज किताबें समेटी और चुपचाप चले गए। मैं अब उसी ओर जा रही हूँ जहाँ मेरा सामना फिर उसी अतीत से होगा। वहाँ मेरी छोटी बहन भी है और कार्लो, वो भी हमारे साथ है। हम सब उस रास्ते पर हैं जहाँ रहस्य अब भी सांसें ले रहा है। चारों तरफ गुब्बारों की भरमार है। मैं चौंक जाती हूँ। ये सब क्या है अंकल? ये गुब्बारे क्यों? वो मुस्कुराते हैं, मगर उस मुस्कान में दर्द छुपा है। ये कोई मजाक नहीं है, वो कहते हैं। तुम्हें नहीं पता, कुछ साल पहले इसी जगह पर एक शिक्षक ने 7 बच्चों की हत्या कर दी थी। मैं स्तब्ध रह गई। आज उन्हीं बच्चों की स्मृति का दिन है। ये गुब्बारे उसी के लिए हैं। कानों में गूंजता रहा, 7 बच्चों की हत्या। फिर अंकल ने कहा, कार जब उस मोड़ पर गई थी, एक हादसा हुआ था। सड़क के किनारे जैसे कोई हमें देख रहा हो। चाचा कुछ तलाश में है, कहते हैं। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ। वो खुद ड्राइव करते हैं। अचानक रुक क्यों गए? मैंने पूछा। तुमने जो मैंने कहा सुना? मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। कार में कुछ गड़बड़ है क्या? उन्होंने मेरी ओर देखा। क्या तुमने उस औरत को देखा जो कार में थी? मैंने सर हिलाया। हाँ, वो वही महिला थी जिसने अनाथालय खरीदा था। वो मैं ही थी। अब यह अनाथालय मेरा जिम्मा बन चुका है। इसीलिए 2 इंजीनियर भी वहां भेजे गए हैं मरम्मत के लिए। अंकल वहीं थे, सबका परिचय करा रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, और वे चुपचाप निकल गए कार में। मैं धीरे धीरे अनाथालय के भीतर जा रही थी और तभी जेसी आ गई। एक लड़की, उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। हम सब उस पुराने खामोश घर के अंदर दाखिल हो गए। 2 लोग पहले से ही वहां मौजूद थे जो मरम्मत का काम कर रहे थे। मैंने सुना, लड़के बहुत अच्छे हैं काम में। और जातियां, उनके हाथों की पहचान थी। मैं वहीं बैठी थी, कुछ थामे हुए, मानो अतीत मेरे हाथों से फिसल न जाए। जेसी कह रही थी, वे बकवास कर रहे हैं, उन्हें सब ठीक कर लेना है। और तभी घर का मालिक सामने आया। उसने मेरी तरफ इशारा किया। ये हैं डॉक्टर मैडम जिन्होंने यह जगह ली है। मैंने सिर हिलाया। जी नमस्ते। हम सब फिर बाहर निकले और तभी 2 बच्चे दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे। चलो खेलते हैं, वे चहक रहे थे। मैंने देखा और मुस्कुरा उठी। उस छोटी बच्ची की एक बहन थी। वो झिझकते हुए बोली, दीदी मुझे भी उनके साथ जाने दो ना। मैंने सिर हिलाया। जाओ, पर दूर मत जाना। वे भागते हुए बाहर चले गए और मैं उनके पीछे पीछे चली गई। अचानक मैं फिर उन्हीं पलों में थी जहां मासूमियत खतरे की आहट में बदलने वाली थी। मैं हंस रही थी, लेकिन अंदर कहीं डर गहराता जा रहा था। डॉक्टर की भाभी भी वहीं थी और तभी जेसी भी आ गया। वो महिला जिसने कुछ देर पहले कुछ कहा था, उसका एक और बयान था। एक लड़की है, यानी उसकी बेटी, नाम डॉली। वो डॉली उसी कुएं के पास थी जहां अतीत अब भी छुपा बैठा था। मैंने देखा कुएं के भीतर कुछ था। वहां एक जली हुई टी-शर्ट पड़ी थी कि किसी लाश के ऊपर रखी हुई। सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा था और जैसे ही जेसी पहुंचा सब कुछ बदल गया। बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा, डॉली जरा यहाँ आकर एक तरफ खड़ी हो जाओ। मारिया को भी बुलाओ। कुएं का ढक्कन भारी था लेकिन हल्का सा खुला। मैंने देखा हीरो, वही डॉक्टर, वापस लौट रहा था। उसे इंजीनियर को कुछ दिखाना था।
वो सब कुछ बड़े स्पष्ट तरीके से समझा रहा था। हर कमरे में बोर्ड लगे थे, हर कमरे में कुछ तस्वीरें थीं, पर एक कमरा गायब था। क्या ये वही कमरा है जहां 7वां बच्चा मरा था? और उसकी कोई तस्वीर क्यों नहीं है? अब मुझे उस कमरे की तलाश करनी होगी। जेसी अपने तीनों बच्चों के साथ आया था। डॉक्टर की बहन भी वहां थी। 4 लोगों के लिए खाना रखा गया था, लेकिन डॉली, मेरी बेटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसका चेहरा कुछ कह रहा था जो शब्द नहीं बन पा रहा था। बाहर कुछ था, कोई भयावह एहसास। डॉली ने चुपचाप खाना खा लिया। मैंने कहा, डॉली खाना खा लो बेटा। जेसी के 2 और बेटे बोले, माँ हम यहीं हैं। अब बहन के साथ नहीं सोओगे, समझे? अगर तुम देखोगे तो भूत दिखेगा। मैं चौंक गई। भूत? जेसी बच्चों को डांटता है। तुम लोग यहाँ क्यों हो जब मेहमान हैं? चुप रहो और खाना खाओ। मैं शांत थी, लेकिन मन में कई सवाल थे। हीरो डॉक्टर बाद में वापस आया। सभी बच्चे कमरे में जा चुके थे, पर डॉली अब भी शांत नहीं थी। क्या हुआ डॉली? मैंने पूछा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे धीरे एक म्यूज़िक बॉक्स मुझे दिया। माँ, ये मैंने कुएं के पास पाया था। मैंने बॉक्स खोला। भीतर से मधुर संगीत बज रहा था, पर वह संगीत बाहर से भी आ रहा था। डॉली ने पीछे मुड़कर देखा। कई साल पहले जो शिक्षक मरा था, उसकी आत्मा बाहर से आ रही थी, और डॉली उसे देख रही थी, या शायद वो डॉली को देख रहा था। खाना अब तक खत्म हो चुका था। बच्चों को उनके कमरे में भेज दिया गया, लेकिन उस समय डॉली खिड़की से बाहर देख रही थी। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। जेसी पास आया। क्या हुआ डॉली? वो बोली, माँ ये जगह मुझे डराती है। क्यों है ये जगह इतनी अजीब? क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? मैंने उसे सीने से लगा लिया। हम ऐसे ही नहीं जा सकते डॉली, हम यहाँ कुछ सुलझाने आए हैं। तुम्हारे 2 भाई हैं और तुम्हारा एक दोस्त भी। इतनी डरी हुई क्यों हो बेटा? डॉली ने धीरे से कहा। ठीक है माँ, चलो यहीं सोते हैं। पर तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने डॉली से कहा, अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए, दरवाज़ा मत खोलना। उसने जवाब दिया, मैं कुछ भी नहीं खोल रही माँ, मैं बस सोने जा रही हूँ। माँ, माँ। और फिर संगीत, वही म्यूज़िक बॉक्स। मैंने धीरे धीरे वो बॉक्स उठा लिया। पहले इसे खोलो और फिर सुनो। डॉली के शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसने म्यूज़िक बॉक्स खोला और एक अजीब सा संगीत बजने लगा, जैसे वो हमें अतीत की तरफ खींच रहा हो। उसका चेहरा अचानक बदल गया। कुछ था जो उसने देखा था। मैंने भी वह बॉक्स फिर से देखा। सोचा, एक बार और कोशिश करती हूँ, लेकिन डॉली अचानक उसे छोड़कर बाहर निकल गई। उसकी नज़र वहीं थी, कुएं की ओर, जहाँ कभी दिन में कुछ ढका हुआ था, अब वह सब खुला पड़ा था। कुएं का ढक्कन आधा खुला था, नीचे अंधेरा और कुछ अनकहा। अब घर के भीतर सन्नाटा था। मैं जेसी के बच्चों को सुलाकर रसोई में चली गई, जैसे ही जांच की कि सब कुछ ठीक है या नहीं। पानी की तेज आवाज आई। पाइप खुल चुका था। जेसी, उस पाइप को बंद करो, मैंने आवाज दी। इन बच्चों की शैतानी से मैं थक चुकी हूँ। बातें करते करते खिड़की के पास गई। वहां एक सफ़ेद गुब्बारा हवा में ठहरा हुआ था। मैं उसे साफ करने के लिए झुकी ही थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं दौड़कर वहां पहुंची। दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस वो सफ़ेद गुब्बारा बिल्कुल मेरे सामने। मैं कांप उठी, पर फिर भी मैंने वह गुब्बारा उठा लिया। जेसी अब टीवी के पास बैठी थी। स्क्रीन पर एक पुराना दृश्य चल रहा था। एक संगीत शिक्षक जो पहले कभी नहीं देखा गया। वह बच्चों के लिए कोई गाना गा रहा था, पर फिर आवाज़ें आने लगीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझसे इतनी नफरत क्यों? एक झटका, बेरहमी से हत्या। जेसी सन्न रह गई। मैंने खिड़कियां बंद करनी चाहिए, लेकिन अचानक सब खिड़कियां अपने आप खुल गईं। एक पर्दे के पीछे कोई आकृति थी, वो खड़ी थी। मैंने दौड़कर पर्दा खींचा, पर वह वहां नहीं थी। गिलास में दूध रखा था, जो अब जमीन पर गिर चुका था। कोई ताकत थी जो जेसी के पास आ रही थी। मैंने देखा, किसी ने उसकी गर्दन पकड़ी। मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। वो आत्मा चीख रही थी। जेसी कांपती हुई बोली, रिक्सू,
और उस पल इस आत्मा उसके भीतर समा गई। उधर हमारी प्यारी डॉली जो अब सो रही थी, वो अचानक बिस्तर से उछल गई। एक अजीब सी आवाज़ आई। उसने कमरे का दरवाज़ा देखा, वो अपने आप खुल गया। मैं भी वहीं थी। डॉली नीचे चली गई। मैंने उसे जाते देखा। टीवी पर अब भी अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं सीढ़ियों से नीचे झांकी तो एक सफ़ेद गुब्बारा धीरे धीरे गिर रहा था। डॉली अब ठहर गई और देखा, उसे महसूस हुआ कोई आसपास है। और तब मैंने अपनी माँ को देखा, या शायद कुछ और। वो माँ की तरह दिख रही थी, लेकिन वो जेसी नहीं थी। वो अब जेसी नहीं, रिक्सू बन चुकी थी। अब डॉली भागते हुए मेरे पास आई। मैं डर के मारे ऊपर की तरफ भागी। पीछे से आवाज़ें आ रही थीं। तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, मेरा नाम लो, वरना मुक्ति नहीं। मैं भागी, एक कमरे का दरवाज़ा पकड़कर, पर वो खुल ही नहीं रहा था। मध्य रात्रि थी, हर चीज़ थम चुकी थी, और नीचे से जेसी या रिक्सू चिल्ला रही थी, मेरा नाम लो। डॉली की गर्दन पकड़कर वो फिर बोली, बोलो रिक्सू। बिना नाम लिए कोई मुक्ति नहीं। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं खुद को यही कह रही थी, हम गरीब हैं। डॉली, उसने भी उसका नाम लिया था। अब वो चीज़ उसके अंदर जा चुकी थी, और फिर जो हुआ वो अगली सुबह तक किसी को नहीं पता चला। मैं धीरे धीरे रसोई में पहुंची। जहां मैं गई वहां सब कुछ अस्त व्यस्त था, हर कोना गंदगी में डूबा हुआ। जेसी थोड़ी दूर पर बैठी थी, खामोश। सारे कपड़े उसने पानी में भिगो दिए थे। मैं चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। फिर वो मुझसे बोली एक अजीब लहजे में, क्या हुआ डॉक्टर? साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। मैं घबरा गई थी। उसका चेहरा वैसा नहीं था, वैसा नहीं जैसा पहले हुआ करता था। उसने मुझसे कपड़े उठाने को कहा। उसने आदेश दिया, इसे उठाओ और पानी में डाल दो। मैं डरते हुए झुकी और उस कपड़े को छुआ, पर मैं हिल नहीं पाई। मेरे हाथ थरथरा रहे थे। मैं कोने में सिमट गई, खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जेसी, वो अब जेसी नहीं रही थी। वो मुझे देख रही थी, आंखें जमी हुई, शरीर अकड़ा हुआ और चेहरा ऐसा जैसे किसी और का। फिर चूल्हे पर रखे पानी में उबाल आने लगा। जेसी उसके पास गई। मैं डर के मारे चीख पड़ी, जेसी क्या कर रही हो? वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। मैं भागकर हीरो को बुलाने गई। वो अंदर दौड़ता आया। उसे देखकर जेसी ने चाकू उठा लिया हमारे हीरो पर हमला करने के लिए, लेकिन तभी वो अचानक गिर गई, बेहोश। हमने उसे उठाकर कमरे में ले जाया। मैं कांप रही थी। उसके हाथ में चाकू अब भी था। डॉक्टर ने जल्दी से सब दवाइयाँ मंगाई। मैंने चाचा से कहा, प्लीज़ कुछ दवाई ले आइए। चाचा थोड़ी देर में लौटे और बोले, कोई बड़ी बात नहीं लग रही डॉक्टर साहिबा। फिर उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम ही हो अब यहाँ, बाकी सब बाहर जा रहे हैं, बच्चों को भी ले जाना है। अब सारा जिम्मा मेरे ऊपर था। वहीं जैसी अब कमरे में चुपचाप लेटी थी। उसके दोनों बच्चे आसपास थे। डॉक्टर की बहन भी अब कमरे में थी। वो आईने की ओर देख रही थी, और तभी आईने में उसे कुछ दिखा। वो चेहरा जेसी का नहीं था, एक डरावना अजनबी चेहरा। वो डर से कांप उठी, पीछे मुड़ी, और वो वही चेहरा उसके सामने खड़ा था। बिस्तर की ओर देखा, वही आकृति। डर जम गया। बच्चे पूछ रहे थे, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस वहां से चली गई। अब रात का समय हो चला था। डॉली अब तक ऊपर थी। मैं खाने के लिए उसे बुलाने गई। बेटी चलो नीचे, खाना खा लो। वो खामोशी से सिर हिला रही थी। उसकी आंखें कहीं और देख रही थीं। वो देख रही थी कुएं की ओर, जहां कल रात डरावनी घटनाएं हुई थीं। अब वो कुआं ढका हुआ था। शायद अब उस आत्मा को शांति मिल गई थी, या फिर वो बस आराम कर रही थी। जैसे ही वह नीचे आई, वहां एक टिमटिमाता दीपक था। वो हल्की सी रोशनी, डॉली के पास जो आकृति खड़ी थी, वह उसी रोशनी में दिखी। उसकी आत्मा अब हमारे करीब थी। रात के खाने पर सबने मिलकर खाना खाया, सिर्फ एक को छोड़कर। मैं देख रही थी, हीरो यानी इंजीनियर किताबों की तहकीकात कर रहे थे, हर फाइल, हर दस्तावेज। चाचा वहीं आए और बोले, बेटा तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? ये तस्वीरें, ये तो वही शिक्षक है जिस पर आरोप था 7 बच्चों की हत्या का। मैंने धीरे से कहा, लेकिन क्या सच्चाई वही है जो सबने मान ली? ये सब वहाँ है,
जब उनसे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों कर रही है, हीरो अंकल मुझे कुछ बताओ। एक अच्छा संदेह है, यानी एक अदृश्य शिक्षिका उनके लिए यह काम करेंगी। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मुझे संदेह है कि यह एक चाचा कहते हैं, तुम एक सुनहरी लड़की हो, मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। क्या आप इसे जल्द से जल्द खत्म नहीं करना चाहती? यहाँ से अचानक चले जाना अनावश्यक है, ताकि आप समस्या में न फंसें। इसे पहनने के बाद यह आपके जीवन के साथ चलता रहेगा। इसका असर आप पर पड़ेगा अंकल। डॉली अभी जा रही है, यह देखने के लिए कि क्या वह सो रही थी। मैं डॉक्टर को ऊपर आते हुए देखती हूँ। मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, लेकिन खिड़की खुली है, यह बंद होने के लिए वहाँ पड़ा है। डॉक्टर धीरे धीरे खिड़की के पास चली गई। जब मैं गई तो मैं कुएं के पास थी, एक सफ़ेद मोमबत्ती पकड़े एक अस्पष्ट आकृति। जब मैंने देखा कि गुब्बारा भी ऊपर उठ गया है, हमारी डॉक्टर थोड़ी डरी हुई थी। मैं जा रही हूँ, लेकिन जब बाद में वापस आऊँगी, पीछे वही सफ़ेद गुब्बारा। हमारी गुड़िया भी इसमें कूद पड़ी। उठो और अभी डॉक्टर को बताओ। मैं पूछ रही हूँ, क्या डॉक्टर ने इसे नहीं देखा? मैं भी ये देख रही हूँ, तो डॉक्टर क्या कर रही हैं? मैंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मैं डर गई। वह जब जा रही हैं तो जल्दी से जा रही हैं। पीछे मुड़ो और हमारी डॉली को देखो। इस तरह चारों ओर देखते हुए मैं अब उस रूप को देख रही हूँ जो मैंने वहाँ देखा था। मुझे डर है कि मैं तुम्हें कहीं देख लूँगी। क्या तुमने शिक्षिका को जाते हुए सुना? फिर शिक्षिका सीधे नीचे चली जाती है। शोध से पता चला हमारी इंजीनियर इस पर काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि उसके लिए एक हीरो है। पास आओ, वहाँ है डॉक्टर फोटो देख रही हैं, सुना? जब इंजीनियर से पूछा गया कि यह कौन है, मैं आपको बता रही हूँ, यह आश्रम ऐसा ही है जिसने लॉकडाउन लगाया। शिक्षिका ने स्वयं 7 बच्चों की हत्या कर दी। शिक्षिका पूछ रही है कि क्या ये वही है? हाँ, ये वही लोग हैं। यह सही है, लेकिन मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। यह तो निश्चित है कि उस दिन जो 7 घटनाएं घटी, वे बच्चों की हत्या भी ऐसी ही है। इसी कारण शिक्षिका की हत्या कर दी गई। इसके अन्य स्पष्ट कारण भी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता गुरुजी। हर एक काम जो तुमने किया, जब हम सुनते हैं, हम अपने डॉक्टर के दिल में डर समा गया। खैर, इसके बाद जेसी आ रही है। ये देखने के लिए कि आप कैसे हैं, सीधे जेसी के कमरे में जा रही हूँ। वह अभी भी गहरी नींद में सो रही है। ट्रिप, सब कुछ सौंप दिया गया है। मैंने इसे सुना और फिर इसे उठा लिया। जब मैं जेसी को देखती हूँ, उसकी त्वचा इसके अंदर कुछ है, अब हमारा रेंगने जैसा है। इसीलिए डॉक्टर ऐसा सोचती हैं। अचानक उसकी आंखें खुली और आंखों में रोशनी चमक उठी। किसी सोए हुए व्यक्ति की आंखों जैसी लग रही है। यह वैसा ही होगा जैसे कि इसे खोल दिया गया हो। आयरिस बिना हिले डुले वहीं खड़ी है, लेकिन अचानक मुझे गहरी नींद आ जाती है। जेसी, उसकी एक आंख सीधी है, हमारे डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए। इसका मतलब है कि डॉक्टर उनकी जांच कर रही हैं। मैं हैरान रह गई और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जब वह जाने वाली थी, वही जेसी जो सो रही है। मैं आगे बढ़कर डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती हूँ। जेसी ने कहा, छोड़ो छोड़ो। किसी तरह वह एक द्वारा डॉक्टर से दूर करने के लिए वहां जाएंगी। खड़े होने पर अचानक चेतना का खो जाना। जेसी उछलकर बिस्तर पर बैठ गई। यहाँ क्या हो रहा है? जेसी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रही हो? धीरे धीरे पूछ रही हूँ कि क्या गलत है। उसके पास वापस आई। जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे एक डॉक्टर अभी छवि देख रही है, और अब जेसी के साथ। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं समझती हूँ डॉक्टर वहाँ जा रही हैं। जब वह वहाँ पहुँचती है तो वह वहीं जेसी होती है। वे डॉक्टर के शरीर पर कूद पड़ी और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मेरा गला घोंट दिया। जेसी का भी काम उसी समय चल रहा है। आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। वह बदल गई थी और चिल्ला रही थी। डॉक्टर की रोने की आवाज़ सुनकर हमारा हीरो अब वहाँ भाग गई। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वहाँ अब कोई नहीं है। वहाँ केवल हमारा डॉक्टर है, अर्थात जेसी ने डॉक्टर को पहले ही छोड़ दिया। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सुनो, अब डॉक्टर और हीरो दोनों। जब मैंने आकर देखा तो वह उसी तरह हवा में थी। गुब्बारा वहीं खड़ा उछल रहा है। इस तरह बाद में जेसी नीचे। अब वहाँ जाकर इसे नीचे खींचो। जब हमारा हीरो चला गया तो उसका एक छोटी सी मेज़ मेरे पैर पर गिर गई। वह अपने पैर नहीं हिला सकती। मैं इस समय भयंकर पीड़ा में हूँ। हवा में खड़े होकर बिना किसी आत्मबोध के जेसी थोड़ी देर के लिए नीचे गिर रही है। उसके अंदर की आत्मा बाहर आ गई।
जेसी फिर से बीमार होने वाली है। ये बात तुरंत समझ में आ गई। जेसी महोदया, हम कह रही हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इससे पहले कि मैं यह कहना समाप्त करूं, अचानक वह अदृश्य शक्ति आई और उसे ले गई। आंख को खींचा जा रहा है। उस अदृश्य शिक्षिका ने उस दिन इसे पढ़ा। वहाँ वह पियानो है जो पहले वहाँ हुआ करता था। जेसी उसे शीर्ष पर ले गई। यह ऐसे ही रुक जाता है और फिर कुछ नहीं होता। मैंने उस पियानो की ओर नहीं देखा। क्या उन्होंने एक ही बार में जेसी की आवाज़ सुनी? हो सकता है कि यह बीच में से फट गया हो, लेकिन फिर भी वे उन्हें अकेली नहीं छोड़ती, बल्कि उनके बाल पकड़ लेती हैं। उस आत्मा ने उसे कुछ देर के लिए दूर खींच लिया। मैं उसे बचाने के लिए उसे यथासंभव चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर ने भी यही किया। हमारा हीरो भी अब जा रही है। जब मैं जेसी के अंदर देखने गई, आत्मा उसकी संतानों में से एक है। उसने कोई नुकीली चीज़ पकड़ी और अपनी गर्दन में घुसा ली। इसे छोड़ो और मेरे पास आओ। अगर यह सूख गया तो मैं बच्चों को मार डालूंगी। वे ऐसा कहकर मुझे धमका रहे हैं। लेकिन इस तरह से उस आत्मा के अंदर जेसी को नियंत्रित करें, भले ही आप इसे जल्दी से करें। जेसी के हाथ में जो तेज चाकू था, उसने उस वस्तु को नीचे फेंक दिया और तभी चेतना पुनः वापस आती है। मैं आत्मा से कह रही हूँ, कृपया। कम से कम मेरे बच्चों के बारे में तो कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मैं नहीं करती। जेसी को समझ आ गया लगता है। खैर, अभी इसे वहीं रहने दो। जेसी बच्चों की देखभाल करती थी। मैं तुमसे कहती हूँ बच्चों कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ माँ। मैं कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अगले ही क्षण वह आत्मा, भले ही यह पूर्ण है, उसके अंदर। मैं उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर चढ़ रही हूँ। जेसी ऊपर से, एक गोली नीचे। जेसी उस हवा में हवा फेंक रही है। मैं मर रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? सभी बच्चों ने अपनी माँ का शव देखा। उनके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं है। क्या अगली सुबह ऐसा नहीं किया जा सकता? एक एम्बुलेंस वहाँ आई। मृतक जेसी का शव वह 2 ले रही है। लड़कियाँ भी बहुत दुखी हैं। मैं खूब रोई। अब मैं डॉक्टर हूँ। मैं तुमसे कहती हूँ बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ आप सबके साथ नहीं हूँ। डॉली, जो पहले से ही सबसे बड़ी बेटी थी, वह नीचे नहीं आ रही है माँ। वह देखने भी नहीं आई। वह वहीं थी, बिस्तर पर लेटी हुई भी यही रोना है। इसके अलावा उस दिन हीरो ने मुझे जो संगीत दिया था, वह एक टुकड़ा था। वहाँ एक बॉक्स है, इसे उसी तरह दोहराओ। मैं इसे कुछ समय से सुन रही हूँ। हमारा हीरो वहाँ आई। यही तो डॉक्टर कहती हैं प्रिय। यदि आप इसे ऐसे ही बुझा देंगी तो यह खत्म नहीं होगा। इसका आपके स्वास्थ्य पर शीघ्र प्रभाव पड़ेगा। हमारी एक गुड़िया कूद गई। आप खड़ी होकर पूछ रही हैं, आप क्या कर रही हैं? तुम कहती हो कि मैं अपनी माँ हूँ। वह दर्द खो गया है। ये सहन करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तुम्हें कोई नहीं देख सकता। कई अलौकिक चीज़ें मैं देख सकती हूँ कि अब अगर मैं आपको बताऊँ तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी। फिलहाल मुझे बस आराम की ज़रूरत है। कृपया यह स्थान छोड़ दें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डॉली ने ऐसा कहा है। एक डॉक्टर और एक हीरो, वे दोनों वहाँ जा रही हैं। इसी समय दोनों लड़कियाँ, ये काफ़ी समय से तनावपूर्ण स्थिति है। मैं रो रही हूँ। क्या तुमने सुना? यदि आप माँ कहती हो तो यह बुरी बात है। हर बच्चे में भावनाएं होती हैं, इसलिए वे उस क्षति को सहन नहीं कर सकते। इस समय दानियाती ने कुछ कहा। यह आप क्या कहती हो इसका मामला नहीं है। यह आपका अधिकार है। आपकी माँ आपकी पालक माँ नहीं है। माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? ये अब जेसी के दत्तक बच्चे हैं। पता चला कि तीनों बच्चे तो वे कह रही हैं कि लड़कियां नहीं जानती। हम अब तक अपने वास्तविक स्वरूप में रही हैं। हमने अपने पिता और माता को नहीं देखा है। खैर, हम अच्छे दिख रहे थे। हमारी माँ ही थी जो हमें छोड़कर चली गई। हालांकि मैंने कहा कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वे फिर से रो रही हैं। इस बार सफ़ेद रो रही हैं। गुब्बारा इसके माध्यम से उड़ रहा है। तो फिर डॉक्टर की बहन देख रही है। इसे लेने के लिए सीधे उसके पास जाओ। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने एक छोटे बंकर में एक छेद देखा। मुझे उसके बगल में एक छोटा सा दिखाई दे रहा है। वहाँ सीढ़ी है, इसलिए उस पर चढ़ो और वहाँ पहुँचो। जब वह सफ़ेद गुब्बारा पकड़ने की कोशिश करती है, वह फिसलकर नीचे गिर गई। फिर किसी तरह सारे दर्पण जब आप ऊपर देखो और इसे ठीक करो, 2 चेक ऊपर आए। यह ठीक है, यह ठीक है।
अब हम उनसे पूछ रही हैं, वे कहती हैं कि वे फ़ोन करके आएंगी। बाद में दोनों ने मैं उसी समय डॉक्टर के पास जा रही हूँ। यह बंकर यही है, जबकि मेरी बहन देख रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका प्रयोग किया है। ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ, और इसी तरह वह गुब्बारा भी वहीं पड़ा है। अब यह न केवल उसके हाथ में है, वह एक बोर्ड के ठीक किनारे से टकराया। एक महिला की सफ़ेद पोशाक रखी गई है। मैं अपने चारों ओर कपड़े देख सकती हूँ, जबकि डॉक्टर की बहन देख रही है उसके लिए कुछ खास नहीं। ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अचानक वह तख्ता जहाँ कपड़े से ले जाते थे पड़ा था। डॉक्टर कांपने लगी है। मेरी बहन के हाथ में वो गुब्बारा, ये एक ऐसी चीज़ है जो इस तरह से फूल गई। दरार अंदर से टूटी हुई है, उसके चेहरे पर खून लग रहा है। मैं चिल्ला रही हूँ और रो रही हूँ। अचानक वहाँ एक रस्सी खींची जाती है। हमारा हीरो फांसी पर लटका हुआ नीचे आया। मैंने इसे आते हुए सुना, लेकिन उसके चेहरे पर वहाँ खून नहीं था। खून उसी का था। उसी समय ऐसा महसूस भी कराया गया होगा। वह उसी बंकर में चली गई। वहाँ पहुँचने के लिए किनारे पर एक छोटी सी सीढ़ी है। बाकी सीढ़ियाँ थीं। हमारे डॉक्टर समेत सभी लोग नीचे चले गए। अभी भी आ रही हूँ, किसी बात का डर। डॉक्टर की भाभी, तुम किस बात पर रो रही हो? जब उससे पूछा गया कि वह इतना डरी हुई क्यों है। उस बोर्ड पर सिला हुआ सफ़ेद कपड़ा डॉक्टर उसकी बहन को दिखा रही है। डॉक्टर ये देखने आई कि क्या समस्या है। जब मैं वहाँ पहुँची तो वे मेरे पैरों के पास थे। एक कील रास्ता रोक रही है। ये बहुत लंबी है। कील लोहे की बनी थी। देखो, वह सफ़ेद कपड़ा है। वही कील जिसका उपयोग तख्ते पर ठोकने के लिए किया गया, यह उनमें से एक है, हमारे अलावा। नायिका ने वहाँ सब कुछ जांच लिया। वह एक कैसेट देख रही थी। मैं इसे ले लूँगी, बाद में सब लूँगी। वे इस बंकर के बाहर हैं। रात होने पर डॉक्टर आएंगी। इसी तरह हमारी इंजीनियर आप जानना चाहती हैं कि अंदर क्या है, इसीलिए इसे खेला गया। मेरा मतलब है, मैं उसे एक शिक्षिका को देख रही हूँ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे मार दिया। शिक्षिका की आत्मा अच्छे तरीके से परेशान है। यह उस समय यहीं थी। वहाँ 8 बच्चे थे। उनमें से 7 की हत्या एक शिक्षिका ने की थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसे फेंक दिया गया था। यदि आप ऐसा कह रही हैं तो इसका कारण शिक्षिका नहीं है। जो कुछ भी हमने होते देखा, एक बच्ची बची है। बच्ची के शरीर पर शिक्षिका का हाथ। एक बच्चे की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई है। कुछ ने चरित्र को प्रभावित किया। वहाँ काफ़ी उत्पीड़न भी हुआ। यही कारण है कि स्थानीय लोग शिक्षिकाओं की एक पोशाक है, ले लो। कुछ दस्तावेज हटा लिए गए हैं और यहाँ इस बोर्ड पर प्रहार करें। उनकी आत्मा रखी गई है, लेकिन इसे छोटा रखने के लिए वह एक बच्ची। प्रकृति में कई बार बदलाव आने शुरू हो गए हैं। बहुत सी चीज़ें जो प्राकृतिक हैं। छोटे जानवरों को मार डालो। कभी कभी लोग दुखी होते हैं, उसे बलपूर्वक पकड़ना। यदि आप देखें तो कभी कभी यह आपका अपना मुंह होता है। इसे फाड़ दो और कुछ ऐसा करो। लड़की यह कर रही थी। कैसेट पर सब कुछ दृश्य देखना। हमारी डॉक्टर भी उस समय ऐसे ही थीं। हीरो देख रही है। डॉली उसी समय ऊपर है। डॉली वहीं उस कमरे में है। वह अब स्थिर खड़ी है। वह सफ़ेद गुब्बारा फिर से एक तरफ। उसमें एक नोट था, मैं आ रही हूँ। ये ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ में नहीं है। मैं कह रही हूँ कि मैं यह चाहती हूँ। डॉली को समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन बार बार वहाँ गुब्बारे हैं। अब फिर से वहाँ से आ रही हूँ। डॉली को एक नोट मिल रहा है। ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? क्या आप समझती हैं कि ईमानदारी से कहें तो हमारा डॉली को कुछ समझ नहीं आता। आज दिन में डॉक्टर से मुलाकात होगी। यह वह बंकर है जहाँ मेरी बहन गिरी थी। कुछ और गुब्बारे, एक लाल गुब्बारा है। मैं समझती हूँ यही कारण है। डॉली अब धीरे धीरे वहाँ चल रही है। मैं धीरे धीरे उस बंकर को देख रही हूँ। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अनेक सफ़ेद गुब्बारों को देखते हुए। ये ऐसे ही तैर रहा है। एक तरफ तो उस शिक्षिका की आत्मा वहीं खड़ी है, चेहरे पर एक सफ़ेद गुब्बारा। वह आत्मा अब स्थापित हो चुकी है। मैं उसे अपने हाथ में लेकर पूछ रही हूँ, आपके पास एक नंबर है जो गायब है। मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप इसे मुझे दे सकती हैं? वह क्या है जो शिक्षिका देख सकती है? ये संभव नहीं है। शिक्षिका के पास आंखें नहीं हैं, इसलिए यह बात है। हमारी डॉनी की एक आंख उसके हाथ में है। शिक्षिका को लेने जा रही हूँ। वह आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। मैं अब उसे पकड़ रही हूँ। उसने रोने की आवाज़ सुनी और वहाँ दौड़ी।
डॉक्टर आ रही है और हीरो भी आ रही है। लेकिन जब मैंने अंदर आकर देखा तो सब ठीक था। अचानक अंधेरा छा गया। वह डॉली से ज्यादा नहीं मिल पाती थी। जल्द ही डॉली अंधेरे से बाहर आएगी। वे उनकी ओर दौड़े और बहुत क्रूर थे। वह बदमाश तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर और हीरो को भी ले लो। दोनों ने देखा, लेकिन उन्होंने डॉली को पकड़ लिया। उसकी वजह से रुक नहीं सकते। शिक्षिका की आत्मा अंदर प्रवेश कर गई है, लेकिन साथ ही हमारी डॉक्टर। मैं बात समझ गई। वहाँ एक बोर्ड है, यानी वह एक तख्ता जिस पर वह कपड़ा लटका हुआ था। एक एक करके नाखून बाहर निकाले। यह देखकर हमारी डॉक्टर तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पहले की तरह ही उसमें वही कील ठोंकी गई। अब उस कील पर चोट करने का दर्द, डॉली के शरीर के साथ भी यही स्थिति है। इसका मतलब था कि वह अपने हाथ की ओर इशारा कर रही थी। पिटाई के दौरान वह अपने हाथ को पकड़कर रो रही थी। साथ ही उसके भीतर की वह आत्मा अस्थायी रूप से लूप से बाहर आ गई थी। वे बाद में डॉली के साथ घर लौट रहे थे। मैंने सुना है कि आप भी इसी समय जा रहे हैं। हमारा हीरो कुछ कह रहा था। डॉक्टर, आखिर यहाँ क्या हुआ? हमें यह समझना होगा। शिक्षक ने मुझसे उन बच्चों को मार डालने को कहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं इसमें अच्छा हो जाऊं। मुझे इसमें संदेह है। वैसे भी हम तब वहां पहुंचेंगे। यहाँ काम करने वाले शिक्षक और वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ये सभी काम किए जाने चाहिए। इसे एक वृत्त चित्र की तरह फिल्माया गया था। कोई है, चलो हम भी उनसे मिलते हैं। अब वे कह रहे हैं कि हमें बातचीत करनी चाहिए। जब डॉक्टर ने कहा कि वह मेरे साथ आ सकता है। नहीं, बच्चे तो वैसे भी यही हैं, मैं अकेला जाऊंगा। ऐसा कहकर कार स्टार्ट की गई। ये समय अभी सही नहीं है। चाचा जो बाहर जा रहे थे, मैं उन्हें बाहर भेज रहा हूँ। फिर भी मेरे साथ आओ। एक पत्रकार यही कह रहा था। वे घर पर आए और उस रिपोर्टर ने देखा तो हैरान रह गया। अगर आप ऐसा कहते हैं तो उस आश्रम में वह व्यक्ति जो अनाथालय में काम करता था, सारे काम उसी ने किए थे। बाद में वहां गोली मार दी गई। इसका पूरा विवरण लिखा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य उन्हें हुआ। क्या बात है? रिपोर्टर की आंखें वहां नहीं हैं। वो आंखें किसी ने इसे ले लिया है, ठीक उसी तरह। और उसकी बेटी जो बड़ी हो रही है, वे सभी उसी आश्रम में जा रहे हैं। वह लड़की भी कामकाजी महिला थी। क्या तुम्हारी ऐसी आंखें नहीं हैं? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह आदमी चुपचाप रसोई में जा रहा है। उस समय इस संवाददाता ने कहा था, यही सबका कारण है। वह घटना कई साल पहले हुई थी। इस मामले में शिक्षक निर्दोष है। आत्मा लक्ष्यहीन भटकती रही। तो असल में क्या हो रहा है? जो व्यक्ति इस घटना के लिए जिम्मेदार है, वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे पता न चल जाए। वह लोगों की राय भी लेगा, सबको अंधेरे में रखेगा। पर हत्या किसने की? नायक ने पूछा। संवाददाता ने कहा, कोई विचार नहीं, लेकिन चलो बाद में मिलेंगे। और फिर वे चले गए। रिपोर्टर जाने वाला था। अब हमारे हीरो को बुलाओ और उसे सवाल करो। मैं बस इतना कह रहा हूं। क्या आप कृपया रुकेंगे? एक बात कहनी थी। जब मेरी दृष्टि खुली, कुछ लोग समय समय पर वहां आते थे। मैं चीज़ों की तस्वीरें लेता हूं ताकि मेरी कैमरे पर यादृच्छिक तस्वीरें हों। लेकिन कोई व्यक्ति जो कभी कभार वहां आता है, उसके चेहरे की तस्वीर कहीं नहीं दिखती। उस दिन की घटना में क्या हत्या में उसका हाथ था? मुझे संदेह है। फिर वह फोटो हमारे हीरो के हाथ में है। वह तो वैसे भी दे रहा है। मैं वापस जा रहा हूँ, इसलिए उस दिन। अब फिर रात हो गई है। डॉली के अंदर ठीक समय पर कुछ चीज़ें चल रही हैं। वह किसी खास तरीके से कुछ जगा रही है। शायद अब व्यवहार में अच्छा बदलाव होगा। आप इसे समझ गए होंगे। शिक्षक की आत्मा डॉली के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। यह सब उसी समय हुआ था। हम भोजन लेकर वहां जा रहे थे। डॉक्टर भी आ रहे थे, बहुत क्रोधित होकर। वह हवा में एक अजीब सन्नाटा था। बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। आप कह सकते हैं वे अपना दिमाग खो चुके थे। ऊपर से एक आवाज़ आई, जेसी के 2 लड़के हैं। वे ऊपर आ रहे थे, अब वे नीचे उतर रहे थे। डॉक्टर की बहन अकेली थी। वह वहाँ अकेली खड़ी थी। जब आप चारों ओर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि वह डर गई थी। वह वहाँ फंसी थी। कहानी एक कमरे में चल रही थी और बाहर कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि क्या हो रहा था, लेकिन यह जानने के लिए कि वह कौन है, कुछ देर तक वहाँ से नहीं गई।
वहाँ कोई नहीं था, केवल शोर और पुकार थी। मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। डॉक्टर की बहन ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुल रहा था, लेकिन वह आत्मा थी। यह जाल था। हमारी बहन थी जो आई थी। इसे लटकाओ और अपनी गर्दन के चारों ओर बांध लो, किसी ने कहा। मेरा मतलब है डॉली, डॉली। वही आत्मा जो अंदर प्रवेश कर गई थी तुरंत ऊपर पहुंच गई। जब डॉक्टर को होश आया तो उन्होंने कहा, सामने 2 चेक खड़े हैं, तो मेरी बहन कहाँ है? जब पूछा गया तो कहा गया, नीचे से। डॉक्टर उस कमरे में एकदम हैरान थे। उन्होंने कहा, बस खड़े रहो और यहाँ से चले जाओ। मैंने बहन को नीचे ना आने को कहा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जब आप नीचे देखते हैं तो वहाँ डॉक्टर की बहन नहीं थी। डॉक्टर को लगभग समझ आ गया था कि वह बंकर के अंदर होगी। जब मैं अंदर गया तो वह बेहोश थी। मैंने अपनी बहन को लेटा हुआ देखा। जब तक मैं होश में आने की कोशिश करता, वह आत्मा पीछे से डॉक्टर के पास आ गई। यह वही हवा थी जो सबको घेरे हुए थी। इसका उद्देश्य सभी का ध्यान आकर्षित करना था। आत्मा के इरादे के कारण असली सच सामने आया। जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि हत्यारा कौन है, वह शांति नहीं पा सकती। उसके बाद उस पर हमला हुआ। इस समय डॉली वहीं होगी। वह छोटा सा संगीत बॉक्स जो आपके हाथ में है, हाँ, वह ज़मीन पर गिर गया था। मैं लेटा हूँ डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, इसे खोलो और संगीत बजाओ। शिक्षक वहीं कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ सुना। आत्मा लंबे समय से डॉली के अंदर थी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह अस्थायी है। आत्मा उसी क्षण वहां जा रही थी। वह अंकल हमारे हीरो हैं, बिल्कुल वैसे ही। तुम दोनों यहाँ एक साथ आए हो। कुछ बातें डिक्की से हुईं। ट्रंक खोला गया और संयोग से मैंने एक हीरो को देखा। मेरा मतलब है, चाचा इस मामले पर नज़र रख रहे हैं, अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ। ये फोटो उस फोटो में है। चाचा की पत्नी ने उस महिला को देखा। हमारा हीरो सदमे में था। वह कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जो पहले यहाँ काम करता था। चुड़ैल वह औरत थी। उस चुड़ैल का क्या नाम था? महिला और शिक्षक एक साथ खड़े थे। यहाँ कुछ और फोटो भी थे, लेकिन उस महिला के बारे में नायक के पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उस महिला को कोई और नहीं जानता था। चाचा की पत्नी भी उसी जगह से थी। हाँ, लेकिन इस बारे में अंकल? अभी तक कुछ नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा अंकल। सारी घटनाओं के बाद चाचा यहाँ काम के लिए आए थे। इतना ही नहीं, उस दिन मरने वाले 7 लोग भी वहाँ थे। वे बच्चे भी थे, जिनमें से एक चाचा की बेटी थी। वहाँ वास्तव में क्या हुआ था? स्पष्टतः हमारा नायक। मुझे समझ नहीं आया। अचानक एक दोपहर मैं सुन रहा था, पीछे देख रहा था। हमारा नायक कुल्हाड़ी लेकर उसे काट देता है। अंकल मुझे दिखा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। ओह, मैंने कहा, तो क्या आप ही सब कुछ के मालिक हो? मैंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया था कि अचानक पेट में तेज दर्द उठा। धड़ाम, मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसी समय आत्मा बाहर निकल रही थी और ये सब डॉली को दिख रहा था, जो नीचे चली गई थी। उस वक्त डॉली कुछ अलग ही थी। उसमें एक अजीब सी शक्ति और समझ थी। आत्मा से कहा गया था कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आत्मा भी नहीं देख सकती। जब से मैं यहाँ आया हूँ, सब कुछ बदल रहा है। डॉली ने महसूस किया, लेकिन वह व्यक्ति कौन था? उसने कहा था कि वह बच्चों को मार डालेगी। मैं समझता हूँ, डॉली ने कहा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। वह दिन क्या सचमुच हुआ था? डॉली ने कहा, उस दिन वहाँ 7 बच्चे लेटे हुए थे और उस आत्मा को उसी जगह पर बांध दिया गया था। बाद में डॉली को वहाँ से उठा लिया गया और कहीं भेज दिया गया। वे सब सचमुच देख सकते थे, एक विशेष दृष्टि से। उस दिन वहाँ 7 बच्चे थे और वही व्यक्ति था जिसने चाकू घोंपकर उनकी हत्या की। एक चाचा था, उसकी पत्नी थी और वह व्यक्ति शिक्षक के साथ काम करता था, जिसने माना कि उसने कोई गलती की है, लेकिन वह औरत खुद पागल थी। चाकू जिसने 7 बच्चों की जान ली, उस समूह में उसी महिला का इस्तेमाल किया गया था। वहाँ एक बच्ची भी थी जो चिल्ला रही थी, हत्या। उस समय वह व्यक्ति जो उसका पति था, चाचा वहाँ आया और बोला, तुम मुझे गर्दन से क्यों पकड़ रही हो? उसने पूछा, क्या मैंने कोई बड़ा पाप किया है? और वह महिला बोली, हाँ, बहुत बड़ा पाप। तुम ही इसका कारण हो। तुमने मुझसे प्यार किया, मुझे बहकाया, तुमने मुझसे शादी की और फिर
उसने कहा, क्या तुमने कहा था कि मैं सोने जैसा हूँ? फिर बोली, चलो देखते हैं, तुम जैसी चाहो बच्चा मुझे दे दो, ये कमीना कभी कभी चलता है, बस मुझे और मेरे बच्चे को देखने दो, तो क्या तुम यहाँ नहीं आओगे? और अंत में बोली, मैंने अपने बच्चे को इस तरह मार डाला, मैं तुम्हें बार बार मार डालूंगी ठीक इसी तरह, वे पागलपन की स्थिति में है। क्या वह सचमुच ऐसा कह रही है? बिना पीछे देखे मैं यहाँ हूँ। मैं जाने के दुख के बारे में क्या कह सकती हूँ? क्रोध में भी यह मानसिक महिला के बारे में कुछ बातें वह इस तरह बाहर है। न केवल उसने यह सब गुस्से में किया, कोई न कोई यहाँ कभी कभी आता रहती थी। मैंने जाते हुए अपना एक फोटो लिया। क्या उस व्यक्ति ने यह नहीं कहा था कि यह एक अस्पष्ट आंकड़ा है? क्या यह उस फोटो में नहीं था? एक व्यक्ति जो कभी कभार आता जाता रहता है। यह चाचा कोई और नहीं बल्कि यह आदमी है। खैर, वह औरत वहाँ है, पागलों की तरह खेल रही है। जब मैं ऐसे खेलती थी, अब ये अंकल। मैं तुमसे कह रही हूँ, देखो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इसे यूं ही मत छोड़ो, तब तक शिक्षक आ जाएंगे। बेचारी तुम्हारी ओर चली आ रही है। अध्यापक यहाँ नहीं देख पाएंगे। शिक्षक ने वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा। तब तक वह चाचा वहाँ आ गए थे। न केवल यह स्थान त्याग दिया गया, बल्कि चाचा की पत्नी यहाँ है। जब मैंने वहाँ हमारे शिक्षक को देखा। आगे क्या है? छुपना? क्या आप जानते हैं क्या हुआ गुरुजी? अंदर आओ और वह चाकू ले लो। ये महिला ठीक समय पर सो गई। फोन किया और कहा कि उनके साथ वहाँ एक बच्चा जो मेरे साथ था, वह बच्चा आया और यह मामला। वैसे भी बच्चे सीधे देख रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये ऐसा ही है। स्थानीय लोगों ने हमारे शिक्षक को पकड़ लिया, फांसी देकर और जलाकर मार डालना। इस शिक्षक ने सब कुछ वहीं छोड़ दिया। आत्मा समझ गई और उसके साथ यह आत्मा बहुत दुखी है। न केवल यह संभव है, बल्कि वह, मुझे इस समय रोना आ रहा है। बाहर खड़े चाचा के सामने अपने नायक को थामे रखने के लिए। यह काम नहीं आया। आप सुनिए, वह पहले से ही एक मूर्ख था। और तुम्हें सारे रहस्य मालूम है, सिर्फ इसलिए कि अब तुम जानती हो, यह कहे जाने के बाद कि मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। कुल्हाड़ी से उसका सिर काट डालना। खड़े होते ही चाचा जी बोले। आत्मा पीछे से आई और बोली, यह तो द्वारा है, यानी चाचा की बीवी। तुमने सुना है कि उसने पहले ही किसी की हत्या कर दी है ना? उस दिन चाचा ने हत्या का फोन किया था। वह यहाँ गई, लेकिन केवल एक निश्चित सीमा तक। हर चीज का कारण कौन है? अगर तुम देखो तो ये वही चाचा हैं। उनके चाचा मानसिक रूप से बीमार हैं। वे आए और फिर उनमें से एक बच्चे को मार डाला। चाचा, आपने जो किया उसके लिए आप सजा के हकदार हैं। यह वही है जो चाचा की गर्दन पर लगा था। वह आत्मा मुझे यही बता रही है ना? मेरा नाम मत कहो, रिक्सू मत कहो। अतः दर्द सहन न कर पाने के कारण चाचा नाम पुकारना, और इसके साथ ही यह लड़का भी, इसे सीधे कुएं तक खींचकर ले जाना। शिक्षक की आत्मा अंदर जा रही है। मैं कई वर्षों से इसका इंतजार कर रही हूँ। शिक्षक का काम मामले के लिए है। आत्मा उस बदले के कुएं के अंदर है। यह खत्म हो रहा था। समय रहते कुएं तक पहुंचो। आओ और हमारे हीरो को सोने दो। मैं तुम्हें पुकारते हुए सुन रही हूँ अंकल। चाचा की तो कोई बात ही नहीं। खैर, चलो चलते हैं। लेकिन और इसके साथ ही वह एक दुष्ट आत्मा बन गई। शिक्षक की आत्मा को शांति मिली। वह अब किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन उसी रात हमारे नायक डॉक्टर, ये सब एक ही चीज है। यह निर्णय हो चुका है और अब यहाँ खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम खड़े होकर काम कर सकती हो, तो सभी बच्चों को यह मिल जाएगा। और अगली सुबह सभी अपना सामान पैक करो और कार में बैठो। मैं इस आदमी को भगा रही हूँ। बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। सुनो, हमारी डूली इस समय यहाँ है। कुएं के पास गुब्बारा पकड़े हुए खड़ी है, लेकिन मानो हमेशा के लिए। वह अब मूर्ख नहीं है। तुम बहुत जोर से हंस रही हो, है ना? इसका मतलब यह है कि अब उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। वह दुष्ट आत्मा अब नहीं आएगी। मैं उसके लिए वापस नहीं आऊंगी। उस पैसे से आगे बढ़ो। मैं अब यह कर सकती हूँ डॉली, वैसे भी वहीं रहो। वे एक लड़की हैं जिसका नाम इसे छीना जा रहा है। फिल्म यहीं खत्म होती है। तो क्या तुम्हें यह कहानी पसंद आई? अगर तुम्हें यह पसंद है तो ईमानदार रहो। कृपया उत्तर कमेंट बॉक्स में दो, तभी मैं समझ पाऊंगी तुम्हें कहानी पसंद आई या नहीं। मेरे पास तदनुसार कहानियाँ हैं।
तुम इसे बदल सकती हो या ऐसा कुछ कर सकती हो खुद को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, यह तुम्हारी राय है। वैसे भी सबसे बड़ी बात तो राय ही है, वो एक बात जो कमेंट बॉक्स में लिखी जाएगी। मैंने इस वीडियो को उत्सुकता के साथ देखा। हम अगले वीडियो में रुकेंगे, फिर मिलेंगे। ठीक है, अलविदा।